हेलो जी प्यारे बच्चों, कैसे हाल चाल हैं आप सभी लोगों के। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट पार्ट 11 ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो प्रीवियस वीडियो हमारा था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसमें हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस थ्योरम को डिस्कस किया था। अब हम गॉस थ्योरम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे और उसके एप्लीकेशंस की बात करेंगे। तो क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले एक बार गॉस थ्योरम को हम वापस से देख लें। गॉस थ्योरम क्या थी? गॉस थ्योरम में हमने ये कहा था कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस के लिए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा दैट विल बी क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मतलब किसी भी क्लोज सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा वो उसके अंदर जो टोटल चार्ज है और एप्सिलॉन नॉट इन दोनों के रेशियो के इक्वल होगा। ठीक है, फिर अपन ने कुछ फैक्टर्स कंसीडर किए थे जिन पर ये फ्लक्स डिपेंड करेगा और कुछ फैक्टर्स जिन पर ये फ्लक्स डिपेंड नहीं करेगा। शेप पर डिपेंड नहीं करता, साइज पर डिपेंड नहीं करता, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पर डिपेंड नहीं करता, बाहर जो चार्ज रखा हुआ है उस पर डिपेंड नहीं करता। ये सारे फैक्टर्स अपन ने डिस्कस किए थे। ठीक, बात अब ये आती है कि किस तरीके का क्वेश्चन गॉस थ्योरम से रिलेटेड हो सकता है। ठीक है ना, जैसे हमने कहा कि हमारे पास में क्यूब है, से द साइड ऑफ द क्यूब इज ए। क्यूब की जो साइड है वो ए है। ठीक है, और इसके सेंटर पर एक चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू सेंटर पर। तो पहले तो हमने कहा कि क्यूब के लिए फ्लक्स कितना है, 5 फॉर क्यूब कितना, क्यूब के लिए फ्लक्स कितना आएगा तो गॉस थ्योरम से हम निकाल देंगे क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसी क्वेश्चन में एक दूसरा पार्ट भी है कि इस क्यूब की हर एक सरफेस के लिए फ्लक्स कितना आएगा। क्यूब के लिए हमने फ्लक्स कैलकुलेट किया तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया। हर एक सरफेस के लिए अगर फ्लक्स कैलकुलेट करना चाहें तो ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई कर सकते हैं, सिमेट्री वाली बात कर सकते हैं। सिमेट्री वाली बात कैसे कर सकते हैं कि चार्ज हमारा सेंटर पर रखा हुआ है, बिल्कुल बीच में रखा हुआ है। तो इस चार्ज के लिए अगर हम EFL ड्रॉ करेंगे तो हमको एक बात समझ में आती है कि सारी सरफेसेस के लिए नंबर ऑफ EFL पासिंग थ्रू द सरफेस विल बी सेम। मतलब जितनी भी सरफेस इस क्यूब में है सारी सरफेसेस से इक्वल नंबर ऑफ EFL पास होगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि सारी सरफेसेस के लिए फ्लक्स की वैल्यू सेम आएगी। अब टोटल 6 सरफेसेस हैं। क्यूब के लिए अगर हम फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखा। ठीक है, 6 सरफेसेस से फ्लक्स पास होना है, सबसे जो फ्लक्स पास होगा वो इक्वल पास होगा। तो किसी भी एक सरफेस के लिए फाई की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, क्या हम इसको 6 से डिवाइड कर दें तो किसी भी एक सरफेस के लिए होगा क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। ये बात क्लियर हुई हमको। ठीक, अब इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा बढ़िया कर देते हैं। बढ़िया कैसे कर देते हैं कि हमने क्यूब लिया और जो चार्ज है उसको क्यूब के सेंटर पर नहीं रखा, किसी एक सरफेस के सेंटर पर रख दिया। अब हमें क्यूब से पास होने वाला फ्लक्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना है। पहले तो कॉमन सेंस लगाओ कि चार्ज को अगर हम सरफेस के मिड पॉइंट पर रख दें तो क्यूब के लिए कोई फ्लक्स होगा या नहीं होगा। कैसे पता लगा? इस चार्ज के लिए बेटा अगर मैं EFL ड्रॉ करूं तो वो EFL ऐसे बनेंगे, ऐसे। तो बहुत सारे EFL ऐसे होंगे जो बाहर की बाहर चले जाएंगे, बट बहुत सारे EFL ऐसे भी होंगे जो अंदर इस क्यूब में से पास होंगे, जैसे ये वाले, ये EFL है, ये EFL है, ये EFL, ये इस क्यूब में से पास होंगे। कहने का मतलब ये होगा कि क्यूब के लिए कुछ ना कुछ तो फ्लक्स आएगा तो सही। ठीक है, अब उस फ्लक्स को कैलकुलेट करने का तरीका क्या है? यहाँ पर तो सिमेट्री है नहीं और हम ये भी नहीं कह सकते कि ये चार्ज क्यूब के अंदर है। इस क्वेश्चन में स्पेशल बात क्या है? स्पेशल बात यही है कि चार्ज सरफेस के मिड पॉइंट पर रखा है, तो ना तो हम उसको क्यूब के अंदर कह सकते हैं और ना ही उसको बाहर कह सकते हैं। मतलब वो चार्ज एक तरह से दहलीज पर रखा हुआ है। ठीक है, तो अब हम फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करें? तो उसके लिए गाँव साहब ने हमको एक तरीका बताया। उन्होंने कहा कि देखो, जब भी इस तरीके की कोई सिचुएशन हो, मतलब चार्ज जब भी आपको दहलीज पर मिले तो आप अपनी तरफ से एक सरफेस ऐसी इमेजिन करो कि क्लोज सरफेस बन जाए और वो जो चार्ज है
वो उस क्लोज सरफेस के अंदर सिमेट्री वाली पोजीशन में आ जाए। ठीक है, कैसे? अभी इस क्वेश्चन में हम इस चीज को अप्लाई करते हैं तो बात क्लियर हो जाएगी आपको। हमने क्या इमेजिन किया कि इस क्यूब के ऊपर अगर ऐसा ही एक क्यूब और रख दिया जाए, ये इस तरह से एक क्यूब और रख दिया हमने इसी क्यूब के ऊपर, समझ रहे हो, ये क्यूब रख दिया हमने, तो अब ये पूरी एक क्लोज सरफेस बन गई। इसके लिए तो हम गॉस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, हम कहेंगे फाई फॉर क्लोज्ड सरफेस इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, पूरे के लिए। अब चार्ज बिल्कुल बीच में है, ऊपर एक क्यूब है, नीचे एक क्यूब है, और दोनों क्यूब के बिल्कुल बीच में चार्ज फंसा हुआ है। तो किसी भी एक क्यूब के लिए कितना आएगा, सिमेट्री से आधा कर दे, ऊपर वाले क्यूब के लिए कितना, नीचे वाले क्यूब के लिए कितना, जितना टोटल है उसका आधा कर दिया जाए। तो किसी भी एक क्यूब के लिए फाई की वैल्यू क्या आएगी, किसी भी एक क्यूब के लिए हम लिख देंगे क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इस तरीके की अभी एक दो एग्जांपल्स और लूंगा, बट पहले हम एक बार अच्छी तरह से समझ लें कि हाउ टू डील सच टाइप ऑफ सिचुएशंस। इन सिचुएशंस को डील करने का तरीका क्या है कि चार्ज अगर इस तरह से दहलीज पर मिले तो एक क्लोज सरफेस इमेजिन करो, चार्ज उस क्लोज सरफेस के अंदर आ जाना चाहिए, सिमेट्री की पोजीशन बन जानी चाहिए। जैसे हम एक एग्जांपल और ले कि मान लो ये क्यूब है, ठीक है, अब चार्ज को हमने क्यूब की किसी एक साइड के मिड पॉइंट पर रख दिया, यहां रख दिया। अब क्यूब के लिए फ्लक्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो जैसे हमने इस क्वेश्चन में क्लोज सरफेस बनाई और सिमेट्री का ध्यान रखा, ऐसे ही इसमें ट्राई करते हैं। अब इसमें थोड़ा सा इमेजिन करो कि ये चार्ज बिल्कुल बीच में फंस जाना चाहिए, है ना, सिमेट्री बन जानी चाहिए, क्लोज सरफेस बन जानी चाहिए। तो हमने कहा कि इस क्यूब के राइट साइड में बिल्कुल चिपकते हुए एक क्यूब यहां लगा दो, इस क्यूब के ऊपर यहां पर एक क्यूब रख दो, यहां जो हमने क्यूब चिपकाया उसके ऊपर भी एक क्यूब रख दो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जो क्यूब हमारा दिखाई दे रहा है उसके ऊपर एक क्यूब आ जाएगा, क्यूब के राइट साइड में चिपकता हुआ एक क्यूब आ जाएगा, और जो चिपकता हुआ क्यूब हमने रखा है उसके ऊपर एक क्यूब और आ जाएगा। तो टोटल मिलाकर ये 4 क्यूब हो जाएंगे। और इमेजिन करेंगे सिचुएशन को, तो ये चार्ज क्या, इस पूरी क्लोज सरफेस, ये जो पूरी क्लोज सरफेस बनेगी, क्या चार्ज इस क्लोज सरफेस के अंदर आ जाएगा और सिमेट्री भी बन जाएगी। पूरे के लिए हम फ्लक्स कितना लिखेंगे, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिमेट्री के बेस पर चारों की हिस्सेदारी बराबर, चारों की हिस्सेदारी बराबर, तो किसी भी एक क्यूब के लिए कितना लिख देंगे, किसी भी एक क्यूब के लिए क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। इस तरीके से हम सिचुएशन को डील कर सकते हैं। बोलो ये बात समझ में आई है या नहीं आई है? तो जब भी चार्ज इस तरीके की पोजीशन में होगी, ना तो पूरी तरह से वो अंदर है ना वो पूरी तरह से बाहर है, तो इस तरह से क्लोज सरफेस को इमेजिन कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा एक और एग्जांपल अपन इसमें ले लेते हैं, बात और ज़्यादा अच्छे तरीके से भी क्लियर हो जाएगी, कोई कंफ्यूजन नहीं बचेगा। ये क्यूब ले लिया हमने, चार्ज को किसी एक कॉर्नर पर रख दिया, जैसे यहां। अब अगर हम बात करें तो सोचो, जैसे इन दो एग्जांपल्स में मैंने बात की, आप स्क्रीन को पॉज कर दो, आप खुद एक बार इस चीज को सोच करके देखो कि इसमें किस तरीके से अपन को क्यूब्स इमेजिन करने चाहिए। मैं तो ऐसा कहूंगा कि यहाँ राइट साइड में एक क्यूब चिपका दो, ये जो सरफेस हमको दिखाई दे रही है इसके यहाँ पीछे की तरफ एक क्यूब चिपका दो, ठीक है, और यहाँ जो क्यूब हमने चिपकाया उसके यहाँ राइट साइड में एक क्यूब चिपका दो। समझ गए? तो क्यूब के पीछे एक क्यूब हो गया, इस क्यूब के राइट साइड में एक क्यूब हो गया, पीछे जो क्यूब आया उसके भी राइट साइड में एक क्यूब हो गया। अब ये जो क्यूब है इसके ऊपर एक क्यूब रख दो, यहां पीछे जो एक क्यूब चिपकाया था उसके ऊपर एक क्यूब रख दो, साइड में जो क्यूब चिपकाया था उसके ऊपर एक क्यूब रख दो,
यहां जो हमने एक क्यूब चिपकाया है उसके ऊपर भी एक क्यूब रख दो। टोटल मिलाकर ये काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 क्यूब बन जाते हैं। और इन 8 क्यूब को मिलाकर के जो सरफेस या स्ट्रक्चर बना उसको अगर हम इमेजिन करें तो वो पूरा एक क्लोज सरफेस बन जाता है और चार्ज बिल्कुल बीच में फंस जाता है। तो इस पूरे के लिए कितना आ जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिमेट्री वाली बात हम क्यों करते हैं, जिससे कि सबकी हिस्सेदारी बराबर हो जाए और जितने हैं उससे डिवाइड कर दे। 8 क्यूब है तो किसी भी एक क्यूब के लिए कितना हो जाएगा, किसी भी एक के लिए हो जाएगा क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। कहने का मतलब बेटा ये हुआ कि केवल थ्योरम को याद रखने से काम नहीं चलता कि हमने एक्सप्रेशन याद रख लिया कि फाई क्लोज्ड इक्वल्स टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बस गॉस थ्योरम हमको याद होगी तो क्वेश्चन अब सोल्व हो ही जाएगा। उसको अप्लाई कैसे करना है वो चीज़ सीखना बहुत ज़रूरी है। तो चार्ज बिल्कुल बीच में हो, सिमेट्री ऑलरेडी हो और चार्ज अंदर हो तो डायरेक्टली हम थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। बट दहलीज वाली सिचुएशन अगर बन रही है, किसी भी सरफेस के मिड पॉइंट पर रखा हुआ है, साइड के मिड पॉइंट पर रखा हुआ है या किसी भी एक कॉर्नर पर रखा हुआ है और वहाँ पर अगर अपन को फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो एक क्लोज सरफेस हमको इमेजिन करनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी, सिमेट्री का ध्यान रखना पड़ेगा। फिर उसके लिए फ्लक्स कैलकुलेट करके जितने क्यूब बन रहे हैं सबकी हिस्सेदारी बराबर करके उतने से डिवाइड करके अपन को फ्लक्स कैलकुलेट करना होगा। इस चीज़ का अपन को विशेष तौर पर ध्यान रखना है। ठीक है, तो होपफुली इस तरीके के क्वेश्चंस अपन को समझ में आए होंगे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम की। एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। ठीक है, कुछ एप्लीकेशंस हैं गॉस थ्योरम के इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए। जनरली उनमें से एक एप्लीकेशन बोर्ड के एग्जाम में सीबीएसई हो चाहे आरबीएसई हो, जनरली ये क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, पहली बात तो ये है कि गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन वाली बात आई कहाँ से, कि मतलब हम गॉस थ्योरम को कहीं पर अप्लाई कर सकते हैं। ये बात हमारे दिमाग में कहाँ से आई कि भाई फाई को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में अब दो तरीके हो गए। एक तो हमारा बेसिक एक्सप्रेशन है कि ई डॉट डी है उसका इंटीग्रेशन कर दो, और एक हमको गॉस ने बताया, गॉस थ्योरम कहती है कि फाई इक्वल्स टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहीं से हमारे दिमाग में एक विचार आया कि यहाँ से भी फाई कैलकुलेट हो सकता है, यहाँ से भी फाई कैलकुलेट हो सकता है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की कुछ पर्टिकुलर सिचुएशंस में हम दोनों तरीके से फाई कैलकुलेट कर ले और दोनों के आरएचएस को इक्वल कर दें तो शायद हम किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर पाएंगे। एक बार इस चीज़ को सोच करके देखें कि कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का केस है, वायर पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है या कोई पॉइंट चार्ज रखा हुआ है या किसी सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है या किसी वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। हमने कहा यार हमको किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो हमारे दिमाग में क्या ख्याल आ रहा है कि यार हम एक फ्लक्स कैलकुलेट कर लें ई डॉट डी ए से और फ्लक्स कैलकुलेट कर ले गॉस थ्योरम से। दोनों के जो रिजल्ट्स आएंगे उनको अगर हम इक्वेट कर दें तो शायद हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे। तो यहीं से गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन वाली बात निकल करके आई कि हम गॉस थ्योरम को अप्लाई करके चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से या एक पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, बट गॉस थ्योरम को अप्लाई करके इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए कुछ कंडीशंस हैं बेटा, कुछ शर्तें हैं, मतलब कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात की कि क्या होता है कि गॉस थ्योरम का एक्सप्रेशन भी याद हो गया, स्टेटमेंट भी याद हो गया, बट किसी क्वेश्चन में उसको अप्लाई करना भी तो आना चाहिए। ऐसी ही बात यहाँ पर है। हमने ये तो डिसाइड कर लिया कि हम गॉस थ्योरम को काम में लेकर के किसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, बट उसको अप्लाई करने के लिए तरीका भी तो हमको आना चाहिए कि कैसे उसको अप्लाई करना है। तो उसके लिए गॉस ने हमको कुछ चीज़ें बताई, एक्चुअल में कुछ पॉइंट्स हैं। ठीक है, वो बुक्स में कहीं पर मेंशन नहीं है, बट उन पॉइंट्स को हम हमारे माइंड में रखेंगे और 3 पॉइंट हैं वो 3 पॉइंट हमको हमारे दिमाग में रखने हैं जब भी हम गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन की बात करेंगे। पहली बात तो यह है कि जिस भी पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है वहां से पास होते हुए क्लोज्ड सरफेस हमको इमेजिन करनी है। कोई भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो एक क्लोज सरफेस को इमेजिन करना है। वो जो क्लोज सरफेस हम इमेजिन करेंगे उसको कहेंगे गॉसियन सरफेस। शर्त उसमें यह है कि जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है
वो पॉइंट उस गॉसियन सरफेस पर लाई करना चाहिए, मतलब वो पॉइंट उस गॉसियन सरफेस पर होना चाहिए। पहली शर्त तो ये है। दूसरी शर्त ये है कि वो जो हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करें उसकी शेप कुछ इस तरीके से हमको डिसाइड करनी है कि जो भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अबाउट हमको सिमेट्री मिल सके, मतलब सिमेट्री वाली चीज मिलना बहुत जरूरी है। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो क्लोज सरफेस हमने ली, मतलब जो गॉसियन सरफेस हमने ली, उसकी शेप में सिमेट्री का ध्यान तो रखना ही है, लेकिन उसमें भी एक बात का ध्यान और रखना है कि वो शेप कुछ इस तरह से होनी चाहिए कि हम एलिमेंट के लिए जो ई और डी ए लेंगे उनके बीच का जो एंगल है उसको एंगल को डिसाइड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक, तो ये 3 पॉइंट हमको दिमाग में रखने हैं। फर्स्ट पॉइंट हमने कहा कि जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है दैट पॉइंट मस्ट लाई ऑन द गॉसियन सरफेस। सेकेंड पॉइंट हमने कहा कि गॉसियन सरफेस मस्ट बी लाइक दैट कि हमको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अबाउट सिमेट्री मिल सके। थर्ड पॉइंट हमने कहा कि सरफेस की जो शेप लेनी है, मतलब जो गॉसियन सरफेस हमने बनाया, शेप उसकी कुछ इस तरह से डिसाइड करनी है कि ई और डी के बीच का जो एंगल है उस एंगल को डिसाइड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है ना। अब वो क्लोज सरफेस कौन कौन सी हो सकती हैं, एक आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ। सिलेंड्रिकल सरफेस हो सकती है, स्फेरिकल सरफेस हो सकती है, क्यूबिकल सरफेस हो सकती है। ठीक है, किसी भी एप्लीकेशन की बात करें तो गॉसियन सरफेस में ये 3 ऑप्शन ही आप अपने दिमाग में लेकर के चलो कि या तो सिलेंड्रिकल सरफेस बना करके देखें, स्फेरिकल सरफेस बना करके देखें, क्यूबिकल सरफेस बना करके देखें। अब जब भी इमेजिन करो कि तीनों में से कौन सी सरफेस होनी चाहिए, तो जो 3 पॉइंट मैंने भी आपसे डिस्कस किए हैं वो पॉइंट आपके दिमाग में होने चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसलिए एक बार वापस से रिपीट कर देता हूँ। जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए वो गॉसियन सरफेस पर हो, गॉसियन सरफेस में सिमेट्री वाली बात होनी चाहिए, गॉसियन सरफेस में ई और डी ए के बीच के एंगल में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अब इसका हम एप्लीकेशन देखते हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन हम लेते हैं कि पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फर्स्ट एप्लीकेशन हम ले रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, है ना। पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। जैसे ये पॉइंट चार्ज है, हमने कहा यहाँ पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, पॉइंट यहाँ से आर डिस्टेंस पर है। तो अब गॉस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए हमने क्या किया, इस तरह से एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस हमने ड्रॉ कर दी। ठीक, अब जो 3 पॉइंट मैंने बोले उन 3 पॉइंट्स को चेक कर लो। पॉइंट हम, ये गॉसियन सरफेस है, ये जो हमने ड्रॉ किया है ये गॉसियन सरफेस है। पहला पॉइंट चेक कर लो, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए वो गॉसियन सरफेस पर आ गया। सेकंड पॉइंट चार्ज सेंटर पे, तो चार्ज के अबाउट सिमेट्री मिल गई हमको। थर्ड है एंगल वाली बात, अगर मैं यहाँ पर कोई एलिमेंट लूँ तो ई इस डायरेक्शन में, डी ए भी इस डायरेक्शन में। एलिमेंट अगर यहाँ पर लूँगा तो ई इस डायरेक्शन में, डी ए भी इसी डायरेक्शन में, सब जगह पर एंगल 0 डिग्री आएगा। अब हम कहते हैं कि स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बना लो। फाई कैलकुलेट किया, ई डॉट डी ए से कैलकुलेट किया तो ई डी ए कॉस 0 क्लोज सरफेस के लिए, तो फाई इक्वल्स टू ई इंटीग्रेशन डी ए। ई डी ए का इंटीग्रेशन क्या आ गया, 4 पाई आर स्क्वायर। गॉस थ्योरम से बात करें तो क्यू इन हो गया टोटल चार्ज, मतलब क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। राइट हैंड साइड इक्वल कर दें, क्या मिल जाएगा, ई 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, दैट इज के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन हमको पहले भी मिल चुका है, यहाँ से कंफर्म हो गई ये बात कि एक पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये हमने गॉस थ्योरम से निकाल दिया। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई। ठीक है, नेक्स्ट एप्लीकेशन पर चलते हैं, थोड़ा सा और बढ़िया लेते हैं। एक चार्ज स्फेरिकल शेल की बात करें, ठीक है, इसको मैं इरेज करता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड स्फेरिकल शेल, चार्ज्ड स्फेरिकल शेल, गोलीय कोश। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड स्फेरिकल शेल, मतलब स्फेयर है अंदर से खाली है। ये हमने एक स्फेरिकल शेल लिया, उसकी सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, यहाँ थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं चार्ज डेंसिटी की।
लैम्बडा, सिग्मा और रो। लैम्बडा होता है पर यूनिट लेंथ जो चार्ज होगा, सिग्मा होता है पर यूनिट सरफेस एरिया जो चार्ज होगा, रो होता है पर यूनिट वॉल्यूम जो चार्ज होगा। ठीक है, फिर कॉमन सेंस वाली बात है, कहां पर कौन सा अप्लाई करना है। चार्ज अगर लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो हम लैम्बडा की बात करेंगे, सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो सिग्मा की बात करेंगे, किसी वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो रो की बात करेंगे। अभी हमारे केस में चार्ज सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट है, सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट है तो हम सिग्मा लेंगे। ठीक है, ये हो गया इसका रेडियस r, सरफेस पर चार्ज हो गया q, तो सिग्मा क्या लिखेंगे, पर यूनिट एरिया जो चार्ज है, हम क्या कहेंगे 4 पाई आर स्क्वायर एरिया में चार्ज q है, तो वन में कितना आएगा, वन में कितना आएगा q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, तो सिग्मा इक्वल्स टू q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अब हमको इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो पॉइंट कहाँ होगा, पॉइंट बाहर भी हो सकता है, पॉइंट सरफेस पर भी हो सकता है, पॉइंट अंदर भी हो सकता है, तो तीन केस बन रहे हैं। हमने कहा कि जो भी पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं उसका सेंटर से डिस्टेंस स्मॉल आर ले लो, जो भी पॉइंट ले रहे हैं, बाहर ले रहे हैं, सरफेस पर ले रहे हैं, अंदर ले रहे हैं, जहां भी ले रहे हैं उसका सेंटर से डिस्टेंस स्मॉल आर। तो अगर बाहर का पॉइंट है, आउटसाइड पॉइंट, तो क्या स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर हो गया, हो गया। अब उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे मिलेगा, ये तो हमारा स्फेरिकल शेल, चार्ज इसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट, ये बाहर का पॉइंट, ये सेंटर, ये डिस्टेंस r, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, ये हमने गॉसियन सरफेस बना दी स्फेरिकल। तो ये हमारी गॉसियन सरफेस हो गई, समझ रहे हो बेटा बात को, ये हमारी गॉसियन सरफेस हो गई। ठीक, ये हमारा P पॉइंट। अब हमने ले लिया इस पर एक एलिमेंट, ठीक है जी, एलिमेंट ले लिया तो E वेक्टर इधर आएगा, dA वेक्टर इधर आएगा, फाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन E dA cos 0, फाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन E dA cos 0 की वैल्यू 1, E इंटीग्रेशन क्लोज के लिए, क्लोज के लिए, क्लोज के लिए, क्लोज के लिए dA, E dA का इंटीग्रेशन 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, एरिया किसका आ रहा है, इस सरफेस का, तो रेडियस स्मॉल आर लेना है। गॉस थ्योरम से बात करें तो फाई इक्वल्स टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो फाई इक्वल्स टू अंदर चार्ज कितना है, गॉसियन सरफेस के अंदर ये पूरा चार्ज आ रहा है क्या, गॉसियन सरफेस के अंदर देखो पूरा चार्ज आ रहा है, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसको और इसको इक्वल कर देंगे, तो E इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर, मतलब E इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, मतलब बाहर के पॉइंट के लिए E प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर आ गया। यहाँ तक की बात क्लियर हुई अपन को, है ना, 100%। अभी Q की फॉर्म में एक्सप्रेशन ले रहे हैं, फिर हम सिग्मा की फॉर्म में भी लेंगे एक्सप्रेशन, सिग्मा की फॉर्म में भी लेंगे। अब हमने ले लिया पॉइंट सरफेस पर, ठीक है, सरफेस के लिए अगर बात करेंगे तो कोई खास बात नहीं है, सरफेस के लिए बात करेंगे तो r इक्वल्स टू आर हो जाएगा, तो सीधा इसमें कैपिटल R कर दो तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये सरफेस के लिए आ गया। बोलो ये बात क्लियर है क्या। अंदर के पॉइंट के लिए बात करते हैं, ठीक है, इनसाइड पॉइंट, अंदर का पॉइंट, चलो जी थर्ड केस हम लेते हैं, इनसाइड पॉइंट, अंदर का पॉइंट के लिए बात करें तो r लेस देन r हो गया, ये हो गया हमारा स्फेरिकल शेल, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट, लो जी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट, बहुत बढ़िया, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया भाई, ये Q है, पॉइंट ले रहे हैं अंदर, यहाँ कहीं ले लिया, ये डिस्टेंस कितना हो गया स्मॉल आर, तो ये गॉसियन सरफेस बना दी हमने। अब एलिमेंट ले लिया इस पर, तो E इधर हो गया,
डी ए इधर हो गया, तो फाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस के लिए ई डी ए कोस जीरो, फाई इक्वल्स टू ई इंटीग्रेशन डी ए, फाई इक्वल्स टू ई डी ए का इंटीग्रेशन 4 पाई आर स्क्वायर। गॉस थ्योरम से फाई इक्वल्स टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो फाई इक्वल्स टू गॉसियन सरफेस, इस सरफेस के अंदर चार्ज कितना है ही नहीं, ज़ीरो, तो इसको और इसको इक्वल कर देंगे तो E इक्वल्स टू ज़ीरो, तो अंदर के पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, ज़ीरो। सरफेस पर के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, बाहर के पॉइंट पर के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, अब E और R का ग्राफ अगर हम बनाए तो E और R, ये लिए हमने R इक्वल्स टू ज़ीरो मतलब सेंटर, ये R इक्वल्स टू R मतलब सरफेस, तो ज़ीरो से R तक तो कुछ है ही नहीं। सरफेस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मिला, कितना मिला, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और इससे बाहर जाते ही E प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, ये आ गया, राइट। अब एक्सप्रेशन अगर मैं सिग्मा की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो, जैसे बाहर वाले पॉइंट की बात करूँ तो बाहर वाले पॉइंट पर हमने लिखा था E इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। इसको हम सिग्मा की फॉर्म में लिखना चाहें तो यहाँ से हम Q की वैल्यू ले सकते हैं, Q इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा। ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट करूँ तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q कितना आ गया, Q आ गया 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा अपॉन में आर स्क्वायर 4 पाई कितना आ गया, सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। बाहर के पॉइंट पर सिग्मा की फॉर्म में, बाहर के पॉइंट पर सरफेस के लिए बात करें तो यहाँ पर स्मॉल आर को कैपिटल आर कर दो, तो सरफेस पर कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये सिग्मा की फॉर्म में लिख रहे हैं, सरफेस पर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और अंदर के पॉइंट पर तो जीरो है ही। बोलो ये बात अपन को क्लियर हो गई 100% तरीके से। अब इसी में एक एप्लीकेशन और आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज्ड कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर, चालक गोला, स्फेरिकल कंडक्टर और स्फेरिकल शेल का केस सेम बनता है। क्यों बनता है, जैसे हमने स्फेरिकल शेल में कहा कि जो भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। स्फेरिकल कंडक्टर की अगर हम बात करें तो उसको भी चार्ज देंगे तो सारा का सारा चार्ज उसके सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो जो स्फेरिकल शेल का केस बना एग्जैक्टली वही स्फेरिकल कंडक्टर का केस बनेगा। तो जो हमने स्फेरिकल शेल के लिए डेरिवेशन किया एज इट इज डेरिवेशन स्फेरिकल कंडक्टर के लिए भी आएगा। तो यही वो सारे एक्सप्रेशंस रिपीट होंगे, यही डेरिवेशन रिपीट होगा, यही ग्राफ रिपीट होगा, सब कुछ चीज़ें वही रहेंगी। तो उसका अलग से अपन को कोई डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट एप्लीकेशन पर हम चलते हैं कि अगर कंडक्टिंग स्फीयर की जगह नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हो। ठीक है, नेक्स्ट एप्लीकेशन लेते हैं हम, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। अब नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के केस में क्या होगा कि जो चार्ज होगा वो अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो एक बात तो हमको ये क्लियर हो गई कि हम सिग्मा की बात नहीं करेंगे, हम रो की बात करेंगे। हम किसकी बात करेंगे, रो की बात करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो ये हमने एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ले लिया, चार्ज उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, पूरा चार्ज उसके वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट है। टोटल चार्ज हमने Q कह दिया, रेडियस हमने R ले लिया। तो अंदर वॉल्यूम कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब। इस वॉल्यूम में Q चार्ज है तो 1 में कितना आएगा, Q अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, दैट इज रो। सो रो इक्वल्स टू 3Q अपॉन 4 पाई आर क्यूब, ये रो आ गया, राइट सर। अब वही तीन केसेस, बाहर का पॉइंट, सरफेस का पॉइंट, अंदर का पॉइंट। तो फर्स्ट हमने ले लिया R ग्रेटर देन R, मतलब बाहर का पॉइंट।
सिचुएशन क्या बन गई, ये हमारा स्फीयर हो गया, यहाँ हमारा पॉइंट हो गया, ये हमने गॉसियन सरफेस बना लिया। ठीक है, इस पर हमने एलिमेंट ले लिया। अब देखो इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, डी इधर आएगा। क्या मैं फाई की वैल्यू डायरेक्टली ये बोल दूं, E4πr², क्योंकि 2-3 बार लिख चुके हैं हम चीज़ को, 2-3 बार लिख चुके हैं ना, तो ये तो आ ही जाएगा। ठीक है, गॉस थ्योरम से बात करें तो फाई इक्वल्स टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू इन कितना हो गया, पूरा चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो E इक्वल्स टू 1/4πε0 क्यू अपॉन r²। ये वही आ गया बाहर के पॉइंट के लिए तो। ठीक है, इसी से सरफेस के लिए अगर बात करें तो स्मॉल r को कैपिटल R कर दें, तो सरफेस पर कितना आ जाएगा, 1/4πε0 और क्यू अपॉन कैपिटल R²। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए, राइट। अब इसमें हम देख लें अंदर का पॉइंट अगर हो तो, अंदर के पॉइंट के लिए अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो स्मॉल r लेस देन कैपिटल R। यहाँ थोड़ा सा अपन को ध्यान से चलना है, आराम से चलते हैं। इनसाइड पॉइंट के लिए r लेस देन R, ये हमारा स्फीयर, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट, ये लो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है, अंदर हमने पॉइंट कंसीडर कर लिया, ये हमने गॉसियन सरफेस बना दी, ये तो ये स्मॉल r हो गया, ये हमारी गॉसियन सरफेस हो गई। एलिमेंट ले लिया, E दिखा दिया, DA दिखा दिया, फाई इक्वल्स टू E4πr²। अब ये तो समझने लगे होंगे, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं इसको। गॉस थ्योरम, फाई इक्वल्स टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू इन के बारे में सोचना है, मतलब इस पोर्शन में जो चार्ज है, गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज है, हमने कहा कि यूनिट वॉल्यूम में रो है, ये जो शेडेड है इसका वॉल्यूम देख लो, इसका वॉल्यूम कितना है, 4/3 स्मॉल r³। इसमें चार्ज कितना आया, इनटू में रो। बोलो बात समझ में आएगी, यूनिट वॉल्यूम में रो है तो 4/3 में कितना आएगा, इतना आएगा। ठीक, तो अब क्या मिला, ध्यान से देखो, E4πr² इक्वल्स टू 4/3 रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 4π ठीक, r² से r² कैंसिल, सही कह रहा हूं क्या। तो E इक्वल्स टू रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, अंदर के पॉइंट पर ये रो की फॉर्म में आ गया। इसको अपन क्यू की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कैसे, E इक्वल्स टू r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, रो को हमने क्या बोल दिया, 3q अपॉन 4πr³। 3 से 3 कैंसिल, तो 1/4πε0 क्यू स्मॉल r अपॉन कैपिटल R³। के अगर इसको लिख दें तो KQ r/r³, अंदर के पॉइंट पर, मतलब E प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r अंदर। तो अंदर के पॉइंट पर अपन को रो और Q दोनों की फॉर्म में मिल गया भाई, बोलो हाँ या ना, अंदर के पॉइंट पर मिल गया। अच्छा, बाहर के पॉइंट पर जो आया उसको रो की फॉर्म में लिख लेते हैं। बाहर के पॉइंट पर हमने कितना लिखा था, हमने लिखा था E इक्वल्स टू 1/4πε0 क्यू अपॉन स्मॉल r²। तो अब इसको रो की फॉर्म में लिखना चाहें तो देखो, 1/4πε0, ये r² भी चिपका दो, इनटू में Q को क्या लिख दें, यहाँ से चेक कर लो, Q को हमने लिख दिया 4πr³ रो अपॉन 3, तो 4πr³ रो अपॉन 3, 4π क्या मिल गया, रो r³ अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r²।
बाहर के पॉइंट पर। सरफेस के लिए बात करोगे तो r इक्वल्स टू आर कर दो, क्या आ जाएगा, रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। तो अंदर का पॉइंट, सरफेस का पॉइंट, बाहर का पॉइंट क्यू की फॉर्म में, रो की फॉर्म में, सब की फॉर्म में लिखा दिया अपन ने, पूरा कर लिया। बस अंदर वाला जो पॉइंट है उसके लिए थोड़ा सा केयरफुल होकर के चलना है, ठीक है। ई और आर के ग्राफ की अगर हम बात करें तो हमने अंदर के पॉइंट के लिए तो कहा है ई प्रोपोर्शन टू आर है, और बाहर कहा है ई प्रोपोर्शन टू 1/r², कहा है ना। तो अब देखो कैसा बनेगा, कैसा बनेगा, ई इधर ले लिया, आर इधर ले लिया, आर इक्वल्स टू 0, आर इक्वल्स टू आर, सेंटर से सरफेस तक ये स्ट्रेट लाइन, बोलो हाँ या ना। और बाहर ये आ गया, तो अंदर तो हो गया ई प्रोपोर्शनल टू आर, बाहर हो गया ई प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इज दैट क्लियर? 100% तरीके से बोलो, ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? पक्का? तो ये हमने गॉस थ्योरम के कुछ एप्लीकेशंस डिस्कस किए हैं, अभी कुछ एप्लीकेशंस और बाकी हैं, ठीक है। इस वीडियो में इतनी एप्लीकेशंस डिस्कस करेंगे, बाकी के एप्लीकेशंस अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो इनको देखना, समझना, ये एप्लीकेशंस इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशंस को ध्यान से देखना, और इनके जो रिजल्ट्स मिल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, बाहर अंदर सरफेस पर जो भी रिजल्ट्स अपन को मिल रहे हैं वो डायरेक्टली याद भी रखना, ठीक है सर। बाकी का डिस्कशन अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून, बाय।